आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, मैंने कई किस्से, कई कहानियाँ आपको सुनाई हैं, लेकिन बीच-बीच में मैं कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ ऐसी लेके आता हूँ, जिसको मैं खुद नहीं सुनाता, बल्कि मैं किसी न किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो किस्से, कहानियाँ क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो बीता हुआ है, वो उसको खुद सुनाते हैं। और आज हम जिनके पास हैं, उनका नाम है शशांक शेखर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही उनके बारे में अगर हम बात करें, तो एक संभावना उनका एक एनजीओ है, उस एनजीओ में वो बच्चों के लिए काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा-सा और बैक जाएँ, बात साल 2009 से 2015 तक दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग में वो सदस्य के रूप में रह चुके हैं। उनकी ज़िंदगी में कई किस्से, कई कहानियाँ ऐसी हैं, जिसको सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे। सर ने एक रिसर्च किया था, रिसर्च में पाया कि लगभग 11% ऐसे मामले जो बच्चों के पर अपराध हुआ था, उनका यौन शोषण हुआ है या उनका वैसे किसी कई तरह के जो शोषण हुए थे, 11% मामले ऐसे थे जिसमें क्या किसी बाहरी लोगों ने बच्चों का शोषण किया था। जबकि 89% मामले ऐसे पाए गए जिसमें घर का, परिवार का यानी कि मौसा या फिर पिताजी या फिर माँ, जो भी घर के लोग थे, बहुत ही करीबी लोग, जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, वही बच्चों का शोषण कर रहे थे। और जब ये बात रिसर्च के बाद सामने आती है, तो ये बात सुनने के बाद वो खुद हैरान रह जाते हैं। आज ये मेरे लिए बहुत एक नई बात भी है और बड़ी बात भी है, क्योंकि मैं आज के पास बैठा हूँ, यानी कि शशांक शेखर जी के पास बैठा हूँ, वो देश के जाने-माने ऐसे वकील हैं जो बच्चों के अधिकारों के लिए, उनके हक के लिए काम करते हैं। और संभवतः भारत के इतिहास में शायद बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें इनके नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। जो सर ने हमें अपना कीमती वक़्त दिया है, उसके लिए सर आपका बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद उस्मान जी। अ, आपने आज एक बहुत बड़ा इशू उठाया है, बहुत बड़ी बात करी है, बच्चों के की बात, मैं पकड़ लेता हूँ, मैं कोई नहीं, आप बच्चों आप की बात। आपने जैसा बताया, जिस एक्ट के बारे में, पॉक्स, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, सेक्सुअल ऑफेंसेस से बच्चों को बचाने का एक्ट है, वो लॉ है, जो 2012 में बनाया गया, जिसमें हमारी कमीशन और मेरा भी एक मेजर रोल रहा है इस एक्ट को बनाने में। अब इस एक्ट के तहत जब हमने रिसर्च किया, मैं दिल्ली बाल संरक्षण आयोग का मेंबर था। दिल्ली में 14 नवंबर 2012 से लेके 15 मार्च 2015 तक में जितने भी एफआईआर्स हुए पॉक्सो एक्ट के, उन सबों को मैंने पर्सनली देखा। और पर्सनली देखने के बाद मुझे मेरे जो रिसर्च से जो बातें निकल के आई, वो ये आई कि 89% बच्चों के साथ जो यौन शोषण हो रहा है, वो घर के एटमॉस्फेयर में हो रहा है, घर में हो रहा है। वो कोई अपना हो रहा है, अपना होता है जो ये कर रहा है, वो ब्लड रिलेटिव भी है, वो नहीं भी ब्लड रिलेटिव है, लेकिन वो उस घर में, उस छत के नीचे बच्चों के साथ रह रहा है। कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपके सामने आया हो? एक एग्जाम्पल था कि जब मैं मेंबर था, एक 15 साल के आसपास की एक बच्ची अपने एक दोस्त के साथ आई मेरे पास, और उसने कहा मैं घर छोड़कर भाग चुकी हूँ। तो मुझे लगा ये कि मिसिंग चिल्ड्रन, मैंने खोए हुए बच्चों का कोई मैटर होगा। फिर मैंने उससे बात करनी शुरू करी। जब बात करना शुरू किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो खुलती गई। हमने कहा क्यों भागी घर से बेटा? तो उसने कहा कि मेरे मौसा जी जो है ना, वो मेरा सेक्सुअल अब्यूज करते हैं। मतलब सगे मौसा? सगे मौसा, अपने मौसा। तो हमने कहा कि माँ बाप को बताया? तो कहाँ बताया? माँ बाप को बताया तो माँ बाप ने क्या किया? माँ बाप ने कहा कि मौसा जी से रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा उनसे आर्थिक रिलेशन भी है, इसलिए इस बात को दबा जाओ। आर्थिक मतलब? आर्थिक मतलब मौसा की फैक्ट्री थी, उसमें वो माँ बाप भी काम किया करते थे, तो उनकी नौकरी भी चली जाती, इसलिए उन लोगों ने बात को दबा दिया। जब बच्ची बड़ी हुई, फिर उसको बहुत सारी जानकारियाँ हुई, उसने नेट पे देखा, DCPCR के बारे में जाना, देन शी केम, तब वो मेरे पास आई। कई साल से लगातार ये चल कई रहा? साल से ये शोषण चल रहा था और माँ बाप को पता था। वो बच्ची आई तो हमने उसको फिर, एक संस्था है बच्चों के लिए जिसको CWC कहते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, वहाँ अपीयर करवाया। बच्ची ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, माँ बाप को वहाँ बुलाया गया, बच्ची ने रिफ्यूज़ कर दिया माँ बाप के साथ जाने से। 3 महीने वो बच्ची होम में रही, इंस्टीट्यूशनल केयर में रही। सही बात है, जब जो माँ बाप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हैं, तब भी कुछ नहीं कह रहे, तो क्या विश्वास होगा? तो क्यों जाएगी? क्यों जाएगा उसके पास? फिर क्या होता? फिर 2-3 महीने के काउंसलिंग के बाद वो लड़की गई, अपने घर गई। उसके बाद से फिर उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया,
एंड अब तो फिर मौसा का क्या हुआ और माँ बाप मौसा ही वॉज अरेस्टेड, वो तो अरेस्ट हुआ। माँ बाप पे भी केस चला, चूंकि पॉक्सो एक्ट में एक प्रोविजन है कि यदि किसी बच्चे के साथ यौन शोषण हो रहा है, सिर्फ हो रहा है नहीं, माइंडेड होने की संभावना है, अगर होने की संभावना है तो भी उसको 24 घंटे के अंदर पुलिस को रिपोर्ट करना है। और इस बात को ये घर वाले छुपाए हुए इस थे। बात को घर वाले छुपाए हुए थे, इसलिए इनको भी सजा हुई, वो बिल लेना पड़ा, ट्रायल उनको भी फेस करना पड़ा। और वो दिल्ली में पॉक्सो से रिलेटेड ये पहला ऐसा केस था जिसमें माँ बाप को भी सजा हुई, माँ बाप को भी अक्यूज बनाया, जेल जाना पड़ा। जेल जाना पड़ा। जेल नहीं गए, वो तुरंत बेल हो जाता है, बेलेबल ऑफेंस है माँ बाप के लिए, लेकिन ट्रायल तो फेस करना पड़ता है। दूसरा केस भी ऐसा ही था, ये पॉक्सो से पहले का केस था, ने जो 2012 जब ये कानून लागू होता है उससे पहले का केस था। उस केस में भी एक बाप अपनी 3 साल की बच्ची का सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है, और इतना बुरा सेक्सुअल अब्यूज था, आज भी हमको याद है, हम लोग उस बच्ची को देख नहीं सकते थे, इतना जबरदस्त ढंग से उसने उस बच्ची को एक्सप्लॉइट किया था। और उसके 3 साल की बच्ची को, और उसके मन में सिर्फ यही क्या था कि ये मेरी नाजायज बेटी है, ये मेरी बेटी नहीं है। अरे तुम्हारी बेटी नहीं है, किसी की तो बेटी है, उससे तुमको क्या मतलब है? उसे कैसे पता चल गया कि नाजायज है ये वो उसका मानना था, उसके मन का भ्रम था। वो अगर नाजायज भी है तो तुम क्या उसके साथ वैसा बिहेव करोगे, उस तरह से दानव की तरह बिहेव करोगे? आप वैसा नहीं कर सकते। ये कितना साल तक चलता रहा ऐसे? ये केस हमारी समझ से 2 साल तक तो हमने अपने कमीशन से ही इस केस को, नहीं, उस बच्ची के साथ जो 3 साल की थी, वो तो 2 दिन का मैटर था। 2 दिन में उसने उस बुरे ढंग से उस बच्ची का सेक्सुअल अब्यूज किया था। दूसरे दिन वो इतना ऑब्वियस था कि सबों को पता चल गया और केस हो गया। तो बच तो गई ना बच्ची वो? हाँ, बच्ची बच गई। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, वो दिनों के बाद वो बाहर आई। तीसरा एक केस है जिस केस पे मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर। एक सेकंड, तो क्या इसमें इसकी माँ को मतलब माँ ने किया? माँ ने एफआईआर किया उस केस में। अच्छा। तीसरा केस एक और है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है। वहाँ पे बाप 3 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है। 8 साल की उम्र में पता चला ऐसा कि हो रहा है। इस 5 साल से की उम्र से शुरू हुई ये घटना, और 8 साल के उम्र में जाके इस घटना का पता चला, क्योंकि तब बच्ची 5 साल तक लगातार ऐसा होता रहा, और बच्ची को भी ये लगता रहा कि यही नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है, यही बाप बेटी का रिलेशनशिप है। अभी ये मैटर सब जुडिस है, इसमें मैं बहुत सारी बातें नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आज सोसाइटी का ये स्थिति है। मीडिया में एक रिपोर्ट आता है, जब मैं कमीशन में मेंबर था, कि एक बेटी ने अपने बाप के अगेंस्ट एफआईआर किया। एक बेटी ने? हाँ, बेटी ने कहा कि मेरे फादर हमसे कहते हैं कि हमको किस करो और मेरे लिप्स पे किस करो। बेटी ने एफआईआर कर दिया। हम लोगों ने उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, नोटिस किया। तब उस बच्ची की बड़ी बहन निकल के आई। उसने कहा मेरे फादर मेरा सेक्सुअल अब्यूज किया करते हैं, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बहुत सिंपल सी मतलब बात है, जैसे मैं सुन रहा हूँ, ये लोग भी सुन रहे होंगे, इन्हें भी बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा होगा कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जाहिर सी बात है, मतलब सुन के मतलब खून सा खोल जाता है। अब ये केस जाता है कोर्ट में, 2 वकील हैं, एक उसे सज़ा दिलाने में लगा हुआ है, एक उसे बचाने में लगा हुआ है। तो जब बचाने में लगा हुआ है तो क्या उसके दिमाग में नहीं आता है? देखिए, हर कोई एक तरह से नहीं सोचते हैं। वकील भी एक प्रोफेशनल है। आप यदि वकील से ये पूछेंगे तो कहेगा कि जब तक कन्विक्शन नहीं होता है तब तक कोई गिल्टी नहीं है। जब कन्विक्शन हो जाएगा तो कहेगा जब तक अपील डिसाइड नहीं होता है तब तक तो भाई स्टे सब कुछ, हम इसमें अभी तो कुछ बातें ही नहीं निकल के सामने आई है। तो आप कैसे सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में हमने देखा है जहां वकील ने डिफेंड नहीं किया, छोड़ दिया। पूरे बार ने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। नहीं, पूरे बार ने एक साथ मना कर दिया कि इस केस को हम नहीं लेंगे, इस केस में हम
डिफेंस के एडवोकेट नहीं होंगे। ऐसे केसेस भी हैं। जैसे आप बच्चों के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं, आपके सामने इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट केस आते हैं, देश के बड़े बड़े वकील हैं जो आपसे सलाह मशवरा भी लेते हैं, तो ये सब कैसे, मतलब ये बच्चे कैसे बचें ये फिर अपनों से? जी, देखिए, जहाँ तक वकीलों के सलाह मशविरा का बात है, तो हर कोई अपने केस को अपने ढंग से देखता है। नहीं, जहाँ कभी वकील ज़रूरत होती वकील है, नहीं, वकील, हाँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो देखिए, बच्चों के सोशल वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, या जो लोग बच्चों के फील्ड में काम कर रहे हैं, जो एनजीओज हैं, उनको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है बच्चों से रिलेटेड, तो किसी भी समय वो हमको फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं उनका समाधान बताता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि इस केस को ऐसे करो। आपसे कैसे संपर्क होगा? देखिए, मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइल्ड राइट्स पे काम कर रहे हैं, उनका लीगल एडवाइज़र हूँ। एक संस्था है भारत सरकार की जो बच्चों के राइट्स पे ट्रेनिंग देती है। मैं वहाँ रेगुलर फैकल्टी हूँ, वहाँ जाता हूँ पढ़ाने के लिए, और वहाँ देश भर से लोग आते हैं। कहाँ, दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में एक संस्था है, उसका नाम निप्सिड है। निप्सिड। निप्सिड में पूरे देश से लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए, जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से उनको ट्रेनिंग देते देते अब मेरी एक पहचान बन गई है। अच्छा। तो लोगों को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो सीधा ही हमसे कांटेक्ट करते हैं। और बच्चों के साथ घर में अगर ऐसा यौन शोषण हो रहा है या गलत हो रहा है, तो वो कैसे बचें? उनके लिए क्या तरकीब है? देखिए, बच्चों को सबसे ज़रूरी चीज़ है ये बताना कि बेटा, तुमको कौन किस नज़र से देख रहा है। देखिए, ये सारी कहानी की शुरुआत होती है ना, सबसे पहले नाम डिस्टॉर्ट होता है बच्चों का। उसको कुछ और नाम से बुलाया, उसके कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए। तो ये देखना ज़रूरी होता है कि कहाँ से कहानी शुरू हो रही है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि तुम किसी पे विश्वास नहीं करो, किसी पे भी विश्वास नहीं करो। तुम अपने एक शक की गुंजाइश हमेशा रख के चलिए। हाँ, हर किसी के लिए, हर किसी के लिए। और यदि तुमको किसी पे शक होता है कि वो तुम्हें गलत नज़र से देख रहा है या गलत ढंग से टच कर रहा है, तो बच्चों का जो सिक्स सेंस है ना, बहुत स्ट्रांग होता है। वो खुद उनको समझ में आ जाता है कि ये आदमी गलत है, ये मेरे साथ गलत काम कर रहा है। उसके बाद चुप नहीं रहना है। फिर किसको बताना है? ना करना है। बताने के पहले उस आदमी को ना करना है। ठीक है, ना और करने। बहुत जोर से करना है। अच्छा, ताकि अगल बगल वाले को भी पता चले कि कुछ गलत किया है इस आदमी ने। जोर से मतलब बोल के? हाँ, जोर से बोल के। देखिए, बच्चों के 4 अधिकार हैं। जीवन का अधिकार, आगे बढ़ने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, और अपने बारे में बात करने का अधिकार। मुश्किल यह है कि हम अपने बारे में बात करने का अधिकार अपने बच्चों को नहीं देते। हम सब कुछ डिसाइड करने लगते हैं बच्चों के लिए। ये अधिकार देना बहुत जरूरी है बच्चों को। बात करने का अधिकार। आप किसके लिए इतना मेहनत करते हैं? अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। सही बात। और यदि उनका ही दुरुपयोग हो जाए तो इस मेहनत का क्या मतलब है? तो हर माँ बाप को ये चाहिए कि कम से कम दिन भर में आधा घंटा एक फिक्स्ड समय निकाले कि इतने देर हम अपने बच्चों से बात करेंगे, और उसमें बहुत सीरियसली बात करें। उसको लाइटली नहीं ले किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी चीज़ को। अगर वो ये करते हैं तो ये मान के चलिए उनके बच्चों का कभी भी शोषण नहीं होगा, उनके बच्चे कभी गायब नहीं होंगे। क्योंकि बच्चों को पता होता है, वो बता देंगे आपको कि देखो ऐसा होने जा रहा है, ऐसा आदमी है, वो हमसे गलत ढंग से हमको अप्रोच कर रहा है। मैं कह रहा था कि अगर माँ बाप, भाई या कोई घर का बहुत ही करीबी है उसका शोषण कर रहा है, सगा अपना, तो वो फिर कैसे बचे, किसके पास जाए? सगा कोई अपना कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि परिवार में हर आदमी, हर सगा जो है वो बच्चे का शोषण करता है। जो नहीं कर रहा है उसके पास जाओ, नहीं तो बच्चे फिर स्कूल में अपने टीचर्स को बताओ। देखिए, अभी हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि स्कूल्स में बाल पार्लियामेंट बना रहे हैं, बाल संसद बना रहे हैं, और बाल संसद के साथ हम बाल पंचायत बनाएंगे। जो बाल पंचायत में बच्चे अपनी बात खुद बोलेंगे, अपनी परेशानियों को खुद बताएंगे, और पंचायत के लोग उसको सुनेंगे, पीआरआईज उसको सुनेंगे, पुलिस वाले उसको सुनेंगे। क्योंकि तब तक, जब तक ये बाल पंचायत बनेगा जहां बच्चे अपनी बात करेंगे, तब तक हम जितने भी लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे पुलिस है। अब एक छोटी सी बात हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं।
मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा है, पुलिस को बुला लेंगे। पढ़ाई नहीं कर रहा है, पुलिस को बुला लेंगे। जितना भी नेगेटिव काम है उसमें हम उसको ये डर दिखाते हैं कि पुलिस वाला आ जाएगा, और तब पुलिस वाला उसकी नज़र में एक सेवियर नहीं है, एक बचाने वाला आदमी नहीं है, वो एक राक्षस है। वो आएगा तो पीटेगा, तो गाली देगा, तो ये कर। और जब बच्चा मुसीबत में होता है ना, तो पहला आदमी जो बच्चे के सामने आता है वो एक पुलिस वाला होता है, जो मदद करता है, जो मदद करता है। अब बच्चा उसको राक्षस समझ रहा है, तो सोचेगा कि इसके पास जाएं कि इससे अच्छा है कि वो ट्रैफिकर जो हमारा व्यापार कर रहा है हम उसके पास चले जाएं। और वो पाएगा कि जो ट्रैफिकर जो उसका व्यापार कर रहा है वो उसका ज़्यादा बड़ा अच्छा दोस्त है, क्योंकि माँ बाप ने दिमाग में भर दिया है कि वो राक्षस है, पुलिस वाला राक्षस है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको अपने डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है। बच्चों को बोलने देने का अधिकार, हम राइट टू एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, हम बोलेंगे जरूर बोलो, लेकिन बच्चों के भी कुछ राइट्स हैं, उनको भी बोलने का मौका दो। अगर नहीं मौका दोगे तो तुम्हारे बच्चों का शोषण होता है और होता ही रहेगा, इससे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताइए। बच्चों को बताइए कि तुम हर किसी को शक की नज़र से देखो, तुम ना कहना सीखो, और इस बात को दूर तक ले जाओ, छोड़ना नहीं। क्योंकि आज यदि आप छोड़ देंगे तो आज आप तो मान लीजिए बच के निकल गए, लेकिन दूसरा कोई बच्चा इस चंगुल में फंस जाएगा। तो हमारी बात चल रही थी शशांक शेखर सर से, जो बच्चों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से अपने अपनों का शोषण करते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से इसे रोका जा सकता है, और वो रोकने के अपनी तरफ से कोई प्रयास भी कर रहे हैं। उनकी संस्था है जो इस बच्चों पर लगातार काम भी कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। बेहद पसंद आने की वजह ये भी है क्योंकि यहाँ पर हम जो कहानियाँ लेके आते हैं उसका भी मकसद यही होता है, आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। तो दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।